बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं अज्ञानता डर पैदा करती है, यानी कि जिस विषय में हम नहीं जानते हैं उससे हमें डर लगता है। कृषि जगत में आपको ऐसे किसी डर का सामना करना पड़े, अज्ञानता के कारण आपको कोई परेशानी हो, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते और इसीलिए हम अपना कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसमें होती है नई नई उपयोगी सी जानकारियाँ। आज के कार्यक्रम में भी आपके साथ कुछ जानकारियाँ साझा करनी है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बकरी, सूकर, मुर्गी और बत्तख पालन के लिए अनुदान की सुविधा है उपलब्ध। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती के लिए ले सकते हैं कई कृषि उत्पादन। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण बकरी पालन, सूकर पालन, घर में देसी मुर्गी पालन, फार्म में ब्रॉयलर मुर्गी पालन और बत्तख पालन के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। इसमें एसटी, एससी, दिव्यांग, विधवा और निसंतान दंपत्ति को 90% और अन्य सभी सामान्य वर्ग के लाभुकों को 75% अनुदान देने का प्रावधान है। इससे लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, तिलहन, मोटे अनाज एवं न्यूट्री सीरियल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान 50% अनुदान पर विभिन्न कृषि उपादान ले सकते हैं। कृषि उपादानों में सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, लाइम, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल, खरपतवार नाशी और एनपीपी शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, मड़ुआ के मूल्य संवर्धन के लिए उसका खाद्य प्रसंस्करण करें तो उसे ज़्यादा लाभ होगा। मड़ुआ के प्रसंस्करण से कई तरह के खाद्य पदार्थ तैयार कर सकते हैं। मड़ुआ के आटे से न सिर्फ रोटी बल्कि लड्डू, इडली, डोसा भी तैयार कर सकते हैं। मड़ुआ मोटे अनाज की श्रेणी में आता है और वर्तमान समय में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना चलाई जा रही है। मड़ुआ में भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाई, आप मड़ुआ की खेती करें और इससे अधिक मुनाफा कमाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण द्वारा मड़ुआ का मूल्य संवर्धन करें। मड़ुआ को हम लोग कई तरह से यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बात करें मड़ुआ की तो मड़ुआ को अच्छी तरह से साफ़ करके धुल करके और उसके बाद उसको हम लोग पिसवा लेते हैं, मिलिंग करवा लेते हैं। मिलिंग कराने के बाद ये एक मड़ुआ का आटा तैयार कर सकते हैं और जब आटा तैयार हो जाता है तो मड़ुआ के आटे को आप चाहे बेसन के साथ मिलाकर, मैदा के साथ मिलाकर आप कई प्रकार के बेकरी प्रोडक्ट बना सकते हैं या लड्डू बना सकते हैं। साथ ही इडली, डोसा, कई प्रकार के साउथ इंडियन डिश भी इससे तैयार किया जा सकता है। मड़ुआ की रोटी बनाई जा सकती है क्योंकि ये एक ग्लूटीन फ्री आटा होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती करने के लिए अभी से लेकर मार्च तक फसल लगा सकते हैं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की बुआई में 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल और स्ट्रिंगलेस की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
जो किसान व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की ज़रूरत होती है। आसान और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र का मदद ले सकते हैं। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट मुक्त रखें। किसान भाइयों, आप लत्तेदार सब्जी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो फसल लगाने से एक सप्ताह पहले खेत के चारों ओर 2 से 4 पंक्तियों में मक्का फसल लगा दें। चारों ओर से लगे मक्का फसल के घेरे के अंदर लत्तेदार सब्जी फसल लगाएं। मक्का फसल की घेराबंदी लत्तेदार सब्जी में लगने वाले कीटों की रोकथाम करेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में कृषि जगत की खबरें, मौसम का हाल और मंडी का भाव जानने के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है।
देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। दर्शकों, ये जो पशुधन होता है इसका हम बहुत लाभ उठाते हैं और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने पशुधन की अच्छी से देखभाल करें, विशेषकर दुधारू पशुओं की। कैसे करें दुधारू पशुओं को बीमारी से रोकथाम, पूरी जानकारी दिलाते हैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, यदि हम दुधारू पशुओं का पालन करते हैं तो ये हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम उनमें होने वाले रोगों को पहचानें और उसका ससमय उपचार करें। दुधारू पशुओं में कई तरह के रोग लग सकते हैं, जैसे विषाणुजनित, जीवाणुजनित, परजीवी तथा पाचन संबंधी। जीवाणुजनित रोग जीवाणुओं से फैलते हैं। इससे होने वाले रोग HSBQ है। ये बहुत गंभीर बीमारी होती है, अतः इसे बचाव के लिए HSBQ का टीका लगाना सबसे बेहतर उपाय है। सबसे पहले हमारे किसान भाई को ये बताएं कि जो इसमें दुधारू पशु में जो मुख्य बीमारी लगते हैं उसमें कौन कौन से बीमारी होते हैं। जी, श्रोतागण और हमारे किसान भाइयों जो आज देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मुख्यतः जो दुधारू पशुओं में होने वाले रोग हैं उनको हम कैटेगरी वाइज अगर बांटें तो विषाणु जनित, जीवाणु जनित, परजीवी जनित, मेटाबॉलिक डिजीजेज यानी पाचन संबंधी होते हैं। ये मुख्य कैटेगरी होते हैं जिनमें हम रोगों को बांट सकते हैं। आपने बताया जीवाणु जनित रोग, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई में जीवाणु जनित रोग होते क्या है? जी, जैसा कि नाम कहता है किसान भाइयों और बहनों, जीवाणु जनित रोग जो होते हैं वो जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। और दुधारू पशुओं जैसे गाय और भैंस की बात करें तो इसमें मुख्यतः जो है आप लोगों ने सुना होगा HS और BQ हेमरेजिक सेप्टिसीमिया यानी गलघोटू और BQ ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ा बुखार, ये दो प्रमुख होते हैं। HS यानी कि हेमरेजिक सेप्टिसीमिया यानी गलघोटू, जैसा नाम कहता है गला घुटने लगता है गाय और भैंस का, यानी इसमें दूर से ही घड़ की आवाज़ आएगी क्योंकि यह श्वास प्रणाली को अफेक्ट करता है, जो पास्टुरेला मल्टोसिडा है उसके द्वारा होता है। और इसमें जब मुख्य लक्षण है 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होना, दूर से ही घड़ की आवाज़ आना, सांस लेने में दिक्कत और अगर इलाज ना हुआ तो मृत्यु हो सकती है। पशुपालक भाइयों, विषाणु जनित रोग विषाणु से फैलता है। इसमें FMD यानी खुरहा चपका तथा एफेमेरल यानी कि अढ़ैया बुखार प्रमुख रोग है। इनसे बचाव के लिए समय समय पर वैक्सीन दिलाना अनिवार्य है तथा रोग होने पर पशु चिकित्सक की सलाह लेकर ही इलाज कराना बेहतर होता है। दूसरी बीमारी जो मैंने कहा लंगड़ा बुखार, यानी कि जैसा कि मैंने बोला कि BQ ब्लैक क्वार्टर, इसमें मांसपेशियों में मुख्यतः यह इफेक्ट करता है और इस वजह से मांसपेशियां जो होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और गुड़गुड़ करके आवाज़ आता है और उसके बाद इसमें भी बुखार तेज 104 से 105 होता है। समय पर इन दोनों बीमारियों में अगर हम इलाज करते हैं तो उससे हमारे गाय और भैंस ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि कृपया इन दोनों बीमारियों के लिए 6 महीने के अंतराल पर सबसे पहले 6 महीने पर पहला टीका HSBQ कंबाइंड दिलवा दे चमड़ी में 3 ml और उसके बाद सालाना जरूर दिलवाएं। दुधारू पशुओं में परजीवी का भी खतरा बना रहता है। परजीवी 2 तरह के होते हैं, एक बाह्य परजीवी और दूसरा अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी शरीर के बाहर मौजूद रहते हैं। ये जूं की तरह होते हैं तथा इनसे बचाव के लिए नीम और करंज से पशुओं को पोंछते रहना चाहिए। अंतः बाह्य परजीवी की दवा पशुओं को देना बहुत ज़रूरी होता है। अतः इनके इलाज के लिए पशु चिकित्सक की सलाह लेना उचित होता है। चबाने में दिक्कत, इसीलिए वो भोजन करना नहीं चाहेगा और लार वगैरह मुंह से लगातार निकलता है क्योंकि उसके मुंह में घाव हो जाता है। इस केस में अगर आप बोरोग्लिसरीन से आप उसके मुंह को धोते हैं तो उसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। इसके अलावा जो है इसमें कोई भी विषाणु जनित में लक्षण सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमारे पशु चिकित्सक करते हैं। पशु चिकित्सक की तुरंत इसमें सलाह लें जो कि उन्हें, और उसके बाद जो है देसी चिकित्सा की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे बैटरी की कालिक होती है, गंधक होती है, कर्पूर होता है, इन सभी को सरसों तेल में मिलाकर अगर खुर में भी लगाएं तो उससे उसके घाव को आराम मिलता है। उसके अलावा जो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वेटनेरियन को कॉल करना चाहिए। जो दूसरी बीमारी है एफेमेरल फीवर, अढ़ैया बुखार, 2.5 दिन तक तेज बुखार, और इसमें जो होता है दोनों ही बीमारियों में ठीक होने के बाद भी उत्पादकता बहुत घट जाती है, इसीलिए केयर करना दिखाना ज़रूरी है। एफेमेरल फीवर के लिए NSAID सोडियम सैलिसिलेट बहुत काम करता है और इसीलिए डॉक्टर्स को
समय पे बुलाना चाहिए। बाकी लक्षण के आधार पर वो उन्हें उसका ट्रीटमेंट करेंगे। FMD खुरा चपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बीमारी है, इसीलिए इसमें बचाव के लिए सबसे पहले 4 महीने पर पहला टीका, फिर 1 महीने बाद बूस्टर डोज और फिर सालाना उसमें टीका ज़रूर दिलवाएं। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं को रोगों से बचाने के लिए ये अनिवार्य है कि इनका समय समय पर टीकाकरण हो तथा किसी भी तरह की समस्या होने पर पशु चिकित्सक की सलाह ली जाए। बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर होता है, आपने देखा होगा अठैया, चमुक्कन, यानी हम लोग जिसको लाई स्टिक्स, और इनफैक्ट जैसे ह्यूमन में सर के ऊपर जू होती है, उसी तरह जानवरों के ऊपर बड़े बड़े होते हैं जू। अब इसको होता ही है कि हम सोचते रहे ठीक है इसको करंज लगाओ, नीम लगाओ, लेकिन अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो इस केस में हमें ज़रूरत है कि तो पोस्ट बाइट यानी कटने के, अगर वो कुत्ता कोई काट रहा है, आपको संदेह है कि उसे पागल कुत्ता, वो कुत्ता पागल था यानी उसे वैक्सीनेशन नहीं पड़ा है, रेबीज हो सकता है, तो इस केस में 0 डे यानी बाइट के तुरंत बाद, फिर 4थे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन और 90 दिन ज़रूर टीकाकरण कराएं। FMD कितने दिन में दी जाती है? FMD के लिए 4 महीने में पहला टीका, उसके बाद 1 महीने बाद बूस्टर डोज और उसके बाद सालाना आप उसको दे सकते हैं। एक और चीज़ है जो मैंने बोला था, परजीवी, बाह्य परजीवी से जो एक पूरा विधा यानी एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ डिजीज़ होता है प्रजनन संबंधी बांझपन, जिससे कि बहुत ज़्यादा आर्थिक लॉस हो सकता है, इसीलिए बाह्य क्योंकि ये कारण है। और बाकी जो होता है बाह्य जो प्रजनन रोग हैं उसका भी आप ज़रूर ख्याल रखें। संदीप जी, मैंने ये जानकारी अपने किसान भाई बहनों को इसलिए दी क्योंकि जब मैं रोग के बारे में बता रही हूँ तो प्रजनन रोग एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिससे कि आर्थिक लॉस बहुत होता है। इसके लिए मिनरल मिक्सचर, बैलेंस्ड राशन और एक्टोपैरासाइट यानी बाह्य परजीवियों से उसे सुरक्षित करें, और अगर फिर भी ठीक ना हो तो पशु चिकित्सक को ज़रूर से बुलाकर देखें कि गर्म क्यों नहीं, और उसके बाद सालाना प्रत्येक साल उसे रिपीट करें। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्योंकि संदीप जी ने पूछा है, जैसे हमारी बछड़ी जो है 4 से 6 महीने के बीच में हो गई है और मानसून आने वाला है, तो अगर वो 4 महीने की भी है या 5-6 महीने की भी है तो उस बीच में कोशिश करिए कि पहला मानसून से पहले उसको पहला टीका पड़ जाए, उसके बाद सालाना उसको रिपीट करना चाहिए। इस तरह से कुछ बातों पर ध्यान देकर हम अपने दुधारू पशुओं का ख्याल रख सकते हैं और उन्हें रोगों से बचाकर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। दर्शकों, ये जो कीट पतंग होते हैं ये हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और इसके प्रबंधन के लिए हम कई उपाय करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रासायनिक कीटनाशकों का। रासायनिक कीटनाशकों से कीटों का प्रबंधन तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। ऐसे में घर में बने हुए जो कीटनाशक होते हैं इनका उपयोग बढ़ रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे करें घर में कीटनाशकों का उपयोग। पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, जब भी हम खेती करते हैं तो हमारी फसलों में कीटों का प्रकोप होता है। इन कीटों से हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अतः इन कीटों का प्रबंधन हम अपने आसपास मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके उसे बनाए गए कीटनाशक से कर सकते हैं। यदि हम 1 किलोग्राम नीम की पत्ती को पीसकर 10 लीटर पानी में रात भर भिगो दें, फिर उसे सूती कपड़े से छानकर उसमें 20 लीटर पानी मिला दें और 10 से 20 ग्राम कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर मिला दें, फिर इस घोल का छिड़काव करें तो सफ़ेद मक्खी, तितैया वगैरह से बचाव हो सकता है। वैसे तो हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो रासायनिक कीट का उपयोग करते हैं, लेकिन घर में बनाए जाने वाले कीटनाशी से किस प्रकार से कीट का प्रबंधन करेंगे, इस विषय पर बताएं। बहुत सारे कीटनाशी ऐसे हैं जो आपके आसपास मिलते हैं जिनका उपयोग करके आप अपने खेतों का, बाग का या घरेलू जो शोभाकार पौधे होते हैं, फूल होते हैं, उनका बचाव आप कीटों से कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो नीम का पत्ता है। नीम के पत्ते को आप 1 किलो नीम के पत्ते को आप जमा कर लें, फिर उसको पीस लें और उसको 10 लीटर पानी में रात भर भिगो के रख दें। इसके बाद उसको 10 से 12 घंटा जब भीग जाएगा तो उसके बाद उसको सूती कपड़े से छान लें और फिर इसको 20 लीटर पानी में इस मिश्रण को मिला दें और उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, कपड़े धोने वाला जो पाउडर है वो 10 से 20 ग्राम उसमें मिला देंगे और उसके बाद उसका आप छिड़काव करेंगे। तो इससे बहुत सारे जो ऊपर से लगने वाले कीट हैं जैसे सफ़ेद मक्खी हुआ
और भी ततैया वगैरह होती हैं जो इससे बचाव हो जाता है। इसी तरह ऊपर से लगने वाली मक्खी तथा कीड़े से बचाव के लिए 5 किलोग्राम नीम की पत्ती, 5 किलोग्राम गोबर तथा 10 लीटर गौमूत्र को मिलाकर आधा घंटा खौला देना चाहिए। फिर इनको छानकर 24 घंटे छोड़ देना चाहिए। फिर इन्हें 50 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह यदि हम आधा किलोग्राम लाल मिर्च के पेस्ट को 10 किलोग्राम नीम की पत्ती या करंज की पत्ती या फिर पुटुस की बारीक पीस के साथ मिलाकर 20 लीटर गौमूत्र तथा 100 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 50 घंटा रखेंगे, फिर उसे बीच बीच में लकड़ी से 6 दिनों तक हिलाएंगे तो यह मिश्रण तैयार हो जाएगा, जिसे छानकर छिड़काव करने से फली छेदक, मक्खी तथा लाही को नियंत्रित बहुत ही अच्छा कारगर होता है। जितने भी ऊपर से लगने वाले मक्खी होते हैं, कीड़े होते हैं, इनसे इनका बचाव होता है। इसके बाद और इस जो आप खौला के जो रखे हैं, इसको आप सप्ताह दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आज बनाया है आपने तो आज ही आपको इसका प्रयोग करके ख़त्म करना है। इसको आप 1 सप्ताह तक रख के प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, फिर ये जो तीखा वाला मिर्च होता है, ये आधा किलो ले लें। इसका पेस्ट लाल मिर्च, तीखा लाल मिर्च, इसको आधा किलो ले लें और 10 किलो के बराबर आप या तो नीम का पत्ता हो या करंज का पत्ता हो या पुटूस हो, इनका आप कोई भी इनमें से लेके आप इनको, ये तो आपको जैसे मिर्च का पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद पत्ते को बारीक पीस लेंगे, ये अच्छी तरह से पीस लेंगे। उसके बाद इसमें 20 लीटर गौमूत्र और करीब 100 लीटर पानी सबको एक साथ मिला के आप इसको 80 घंटा, करीब 80 घंटा इसको रखेंगे। और इसमें क्या करना है कि सुबह शाम इसको एक लकड़ी के सहारे इसको हिलाएंगे 2 मिनट के करीब सुबह में और 2 मिनट शाम, ये 6 दिन तक करेंगे। इसी तरह हम खैनी के डंठल का इस्तेमाल करके भी कीटनाशी तैयार कर सकते हैं और उसे श्वेत मक्खी, लाही, दीमक तथा कुतरकर खाने वाले कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। जला लें, सुखाकर पहले सुखा लें, उसके बाद उसको जला लें और उसके बाद उसको पाउडर के रूप में बना लें और अच्छे से छान लें। वो पूरा बढ़िया बारीक पाउडर बन जाए। इसको क्या करेंगे, किसी या तो धूमिकरण यंत्र या किसी कपड़े में डाल के इसको पत्तों के ऊपर भुरक देंगे, जिससे आपका लाल भृंग का जो समस्या है लतर वाली सब्जियों में वो नहीं होगा। तो इन सब से किसान काफ़ी जो अपने आसपास रखा हुआ चीज़ है उनसे बचाव करते हैं और कीटों से उसका निदान करते हैं। किसान भाइयों, यदि वैज्ञानिकों की बातों का अनुसरण कर हम घर में कीटनाशक बनाएं तो फसलों को कीटों के प्रकोप से बचा सकते हैं और उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, आपने घर में बने हुए जो कीटनाशक है वो भी बहुत उपयोगी है। कीट प्रबंधन में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आप अपनी बातें हमें अवश्य लिख भेजेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।